हेलो एवरीवन। अपने पिछले वीडियो में जो कि टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग द सीबीएसई एग्जाम्स उस टॉपिक पे बनाई थी, उसके लास्ट में बहुत थोड़े टाइम के लिए कुछ ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया था। तो उसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अब पूरी डेडिकेटेड वीडियो में लिया गया है, क्योंकि उसमें कुछ हमारे टॉपिक्स छूटे हुए भी थे और कुछ ही कवर थे। तो पूरी तरह से डिटेल्ड में उन टॉपिक्स को लेकर ये एक वीडियो शूट की है, ताकि आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जा सके जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आप अपने क्वेश्चन पेपर्स में डेफिनेटली पाओगे। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से हमेशा मैंने क्वेश्चन पेपर्स में जो सीबीएसई के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनमें से क्वेश्चंस को हमेशा पाया है, आइदर इन वन फॉर्म मीन्स 1 मार्क, 3 मार्क, 6 मार्क्स, हमेशा ही इन टॉपिक्स को पाया है उसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक एवरीथिंग चैप्टर वाइज। हम सबसे पहले चैप्टर 1 को लेते हैं जो कि मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट में ये सिर्फ पहला एक हमारा ऐसा चैप्टर है जिसमें नेचर और फीचर्स अलग हैं। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर जनरली हर चैप्टर में एक ही चीज होती है, लेकिन नेचर और फीचर ऑफ मैनेजमेंट दो अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों चीजें देखनी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आता कैसे है नेचर और फीचर्स में। आपको कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें से आपको फाइंड आउट कहेंगे कि आप फाइंड आउट करो कि मैनेजमेंट के फीचर्स यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो आपको नेचर, हमारे उसमें कौन सा टॉपिक्स आ जाते हैं, वो आ जाते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज एन साइंस, एज अ साइंस, एज अ प्रोफेशन। तो नेचर यहाँ अलग है, फीचर्स अलग हैं, इनको हमने करना है, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर फीचर्स हो जाएं तो इम्पोर्टेंस भी हम उसको साथ में साथ रिलेट करके बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कौन से टॉपिक्स करने हैं, फर्स्ट में नेचर, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। और लेवल्स का जो क्वेश्चन आता है बेटा, लेवल्स का हार्डली 1 मार्क या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और वो किस तरह से आएगा, ही विल आस्क फॉर एग्जाम्पल वन पर्सन ए इज देयर, ही इज वर्किंग this type of job, find out on which level he is working and mention one more task of that level। वो किस लेवल पे काम कर रहा है, उसी लेवल का एक और काम बताओ। तो वो इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाता है, जनरली यही लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये चीज आप करेंगे। और इसके साथ जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेशन को मैंने बहुत बार देखा है एग्जाम्स में। कोऑर्डिनेशन में भी आपको मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में बता दिया था कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, जब सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हो। तो वो क्वेश्चन हमारा जनरली कंसेप्चुअल में कोऑर्डिनेशन का बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में आप इसको करोगे और इसे नहीं छोड़ोगे, ओके। सेकंड है हमारा जो प्रिंसिपल्स का है, वो बहुत सिंपल सी बात है। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल हम करेंगे। टेलर से रिलेटेड हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक टेक्निक्स करेंगे। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। आप बहुत इजीली फाइंड कर लोगे कि कौन सी टेक्निक है, कौन सा प्रिंसिपल है। अदरवाइज मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि वहां पे जनरली वैसे ही मेंशन होगा कि फाइंड आउट द प्रिंसिपल्स, तो आप फ्यूल को फाइंड आउट करोगे। और अगर आ गया साइंटिफिक प्रिंसिपल्स तो आप टेलर को फाइंड आउट करोगे। लेकिन अगर आप बाई चांस कंफ्यूज हो जाओ कि यहाँ पे उन्होंने टेलर के प्रिंसिपल पूछे हैं या फ्यूल के, उन्होंने साइंटिफिक मेंशन नहीं किया और आपको उसमें टेलर का भी कोई प्रिंसिपल दिख रहा है, तो आप हेजिटेट मत करना, वहां पे दोनों को मेंशन कर देना, ठीक है, कि ये फ्यूल के प्रिंसिपल्स मिल रहे हैं, ये मुझे टेलर का मिल रहा है, ताकि आप अपनी तरफ से कोई चांस ना छोड़ो कि कोई मार्क्स कटने का चांस रह जाए। थर्ड हमारा चैप्टर होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का। बिजनेस एनवायरनमेंट में आप उसके डायमेंशंस करोगे, इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी करोगे। डीमोनेटाइजेशन एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, इस पर जरूर नजर डाल लेना, क्योंकि जो चीजें नई ऐड होती हैं उसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक। अब उसके बाद हम पहुंचते हैं फोर्थ चैप्टर पे। फोर्थ है हमारा प्लानिंग का चैप्टर। प्लानिंग की लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है, ओके। लिमिटेशंस पे कई बार क्वेश्चन आता है और उसके साथ प्रोसेस पे आता है। तो जैसे ही आप प्रोसेस करोगे, प्रोसेस से आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोसेस को करने के साथ ही हम उसकी इंपॉर्टेंस हमें साथ साथ मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रोसेस से ही उसकी इंपॉर्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसेस कर लेंगे,
इंपॉर्टेंस अपने आप हो जाएगी। अगर आप हेड पॉइंट देखोगे उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ ये सब हमें वहीं से मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट फाइंडिंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, तो वो क्या है, आपको वो सारी इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रोसेस करोगे, उसके लिमिटेशंस करोगे। और टाइप्स, टाइप्स पे कैसा क्वेश्चन आता है, दे विल आस्क दैट दिस person, the company has a policy that the employees will retire at the age of 60. What type of policy is this? What type of प्लान इज दिस? तो आप उसको सिंपल बता दोगे कि कौन सी टाइप। तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की टाइप्स ऑफ प्लान्स पूछी जाती हैं। जनरली कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, एक्सप्लेन प्रोसीजर, एक्सप्लेन मेथड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें एक चीज और याद रखने की बात है, आपको हर टाइप ऑफ प्लान में, जैसे चाहे वो ऑब्जेक्टिव हों, चाहे वो बजट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं, रूल्स हैं, स्ट्रेटेजी है, एक सेंटेंस में मीनिंग कहना जरूर आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज स्ट्रेटेजी, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू डील विद द स्पेशल प्रॉब्लम। व्हाट इज द पॉलिसी, पॉलिसी इज द ओन वे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद इट्स ओन प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से एक सेंटेंस का मीनिंग आपको हमेशा आ जाना चाहिए, क्योंकि इस एक सेंटेंस के मीनिंग से ही एग्जामिनर को एकदम समझ आ जाता है कि इस बच्चे ने ठीक ट्रैक पे जा रहा है, वो ठीक आंसर लिखा होगा। तो ये याद रखना है, टाइप्स में वन सेंटेंस का जो मीनिंग है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसमें क्या क्या करोगे, प्रोसेस करोगे, टाइप्स ऑफ प्लान्स करोगे जिसमें वन सेंटेंस का मीनिंग होगा, और साथ साथ उसकी आप लिमिटेशंस को भी कवर करोगे। उसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारा ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग करोगे, जैसे ही आप ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग करोगे, यहाँ मैं आपको एक चीज और साथ बता दूं, ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग के साथ साथ उसका आप प्रोसेस करोगे, और जो प्रोसेस का रिजल्ट होता है वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वो पूछेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपने आप बन जाता है जब हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जैसे ही प्रोसेस किया, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। और इसी प्रोसेस से पहले भी जैसे बताया, इंपॉर्टेंस अपने आप सारी निकल के आएगी। उसके बाद आपने और क्या टॉपिक इसमें करना है, डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। ये आप बिल्कुल क्लियरली कर लो कि फंक्शनल जहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाया जाए, डिविजनल जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए, ये वाला आपने जरूर करना है। अब देखो, इसके साथ साथ एक डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन दो स्ट्रक्चर्स और हैं हमारे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस चीज को गांठ बांध लो, ये जो हमने प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग किया, इस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को ही हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और जो अपने आप बन गया वहां काम करते हुए लोगों का, वो इनफॉर्मल हो गया। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा डिविजनल और फंक्शनल रहता है, लेकिन आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल पे एक नजर डालनी है, क्योंकि फॉर्मल तो आपका अपने आप हो गया जैसे आपने ये प्रोसेस किया, वो फॉर्मल का ही किया। और इनफॉर्मल तो बिल्कुल इजी है, जब आप लोग क्लास में मिलके बैठते हो तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है, दैट इज द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। ओके, और उसके बाद जो मेन टॉपिक्स आ जाते हैं इसी चैप्टर के, वो हैं डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इस पे नजर डाल लेना, क्योंकि इसको अच्छे से करना, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को, क्योंकि ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे हमारा डिविजनल और फंक्शनल रहता है। ये हमारा हो जाएगा चैप्टर नंबर 5, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6, जो है हमारा स्टाफिंग का। स्टाफिंग में आप प्रोसेस करोगे, प्रोसेस किसका, स्टाफिंग का, सिलेक्शन का। उसके साथ साथ आप रिक्रूटमेंट करोगे, उसके साथ आप ट्रेनिंग करोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, बस इतना ही आप करोगे, ये आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। और इसमें फिर एक और चीज आपको बता दूं, इसमें एक टॉपिक इन्होंने और इंक्लूड किया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसको अलग से करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, अगर आपने स्टाफिंग का मीनिंग कर दिया, उसमें जितने भी फंक्शन हैं वो सारे एचआरएम के हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। ठीक है, फाइंडिंग द बेस्ट पर्सन, देन कंपनसेशन, all the rules, regulation or the monetary policies that are related with the employees, their training, their development, everything is related with staffing, and the same is the part of HRM. आप HRM का एक बार देख लेना कि उसमें क्या है, आपको लगेगा ये सारा ही स्टाफिंग का मीनिंग है। तो इसको स्टाफिंग को करते ही आपका HRM अपने आप हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 6। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, जो है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो है कम्युनिकेशन, एक है मोटिवेशन, उसके बाद है सुपरविजन और लीडरशिप।
सुपरविजन अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा, तो सुपरविजन को तो आप डायरेक्टली छोड़ ही दो। ठीक, उसके बाद लीडरशिप पे नजर डालना, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। वो कौन कौन से हैं? डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, फ्री रेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, 4 तरह की होती है हमारी। तो उसके बाद हम करेंगे डायरेक्टिंग के, हम एलिमेंट्स करेंगे। एलिमेंट्स, एक चीज और साथ में सुनो, अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड आउट द एलिमेंट्स, उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एलिमेंट्स कंसेप्चुअल क्वेश्चन में अगर पूछ लिया है उन्होंने, तो एलिमेंट्स हमारे सिर्फ 2 चैप्टर्स में हैं, एक तो है डायरेक्टिंग में और एक है हमारा फाइनेंशियल, वो है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट में। ठीक, तो अगर आपको समझ आ जाए कि इन्होंने एलिमेंट्स ही पूछे हैं, तो बस आप किसी और फंक्शन को ढूंढो ही मत, क्योंकि कई बार क्या होता है, उन्होंने एलिमेंट आपको क्लियरली मेंशन कर रहे हैं और आप दूसरे फंक्शंस को ढूंढने लग जाते हो, तो वो कोई दूसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं बनेगा, वो बनेगा आपका डायरेक्टिंग। ठीक, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुपरविजन हमारे में है नहीं, लीडरशिप बहुत सिंपल है, और उसके बाद हम करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बैरियर्स। उसके बाद एक फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, वो उतनी सिंपल है जैसे हमारी फॉर्मल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे मेनली आप कम्युनिकेशन के बैरियर्स करोगे, और उसके साथ आप करोगे मोटिवेशन। मोटिवेशन में मेन चीज जो आ जाती है, वो आती है आपकी मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, उसको आपने करना है। ठीक, और उसकी इंपॉर्टेंस कर लेना मोटिवेशन की। ये हो गया आपका डायरेक्टिंग का चैप्टर। उसके बाद हम करते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में इसका प्रोसेस करो, प्रोसेस के साथ इंपॉर्टेंस अपने आप हो जाएगी आपकी। ओके, और उसके साथ आपका है कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग की रिलेशनशिप। ठीक है, वो एक चीज आपने करनी है इसमें। अब ये जो मैंने यहाँ लिखा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, कई बार इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, तो ये दोनों चीजें आप एक बार देख लेना, क्योंकि है सिर्फ ये इसमें 1 पैराग्राफ का। ठीक है, बस उसमें प्रोसेस में ही आ जाता है, तो इसके ऊपर कई बार सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, क्योंकि आजकल 20 मार्क्स के तो हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक, तो नेक्स्ट इज फाइनेंशियल डिसीजंस। अब नेक्स्ट चैप्टर बेटा, यहां तक आई होप सारा क्लियर हो गया आपको, ये है हमारा पार्ट ए। ठीक, पार्ट ए में हमने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद हम करते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस, ये हमारा पार्ट बी यहाँ से स्टार्ट हो गया। फाइनेंशियल, अब एक चीज और आप लोग जो गलती कर देते हो, ये है फाइनेंशियल डिसीजंस जो 3 तरह के हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड डिसीजंस। आप लोग फाइनेंशियल को फाइनेंसिंग ही मान लेते हो, वो गलत हो जाता है। अगर उन्होंने फाइनेंशियल डिसीजंस पूछा है, इसका मतलब 3 डिसीजंस आपको एक्सप्लेन करने। ओके, तो यहाँ पे आपके वो तीनों डिसीजंस आपने करने हैं, और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि कैसे वो डिसीजंस आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कर दिया, तो वो सेम हो जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस। आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट किया, तो वो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और ठीक है, उसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को करना नहीं भूलना। ओके, तो ये हो जाएगा आपका फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड। अब इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी आ जाता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, DSCR, मतलब, तो वो आपको छोड़ने नहीं है न्यूमेरिकल पोर्शंस को। फाइनेंशियल लेवरेज का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें हमें ये बताना है दैट कितना डेट इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। डेट कितना इंट्रोड्यूस करेंगे, जब तक हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ती जा रही है उतना हम डेट इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। ठीक है, और ये कब होता है, कब अर्निंग पर शेयर बढ़ती है, जब हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इंटरेस्ट पेड। जब तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आती रहेगी, तब तक हम, और वो इंटरेस्ट पेड से ज्यादा आती रहेगी, तब तक हम अपनी कंपनी में कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कंपनी के लिए फायदेमंद रहता है, उससे अर्निंग पर शेयर बढ़ती है। तो ये वाला जो टॉपिक है फाइनेंशियल लेवरेज एंड द न्यूमेरिकल पोर्शन जो आ जाते हैं DSCR और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के, ये एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि कई बार इस चीज को बीच में डाल दिया जाता है पेपर को वर्सेटाइल बनाने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स। ये जो हमारे कुछ अब टॉपिक्स आएंगे, चैप्टर्स आएंगे, इनमें कुछ टॉपिक्स को छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मार्केट्स होती हैं हमारी, एक है प्राइमरी मार्केट और एक है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में भी फिर उसमें हमारे आ जाते हैं मनी मार्केट, ठीक है, और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के आप करोगे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है उन्हें कर लेना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है वो सारे। और
उसके इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कैपिटल मार्केट में आ जाते हैं हमारे मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन के फंड्स को कैसे रेज करते हैं, ठीक है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू रेज करते हैं, राइट इशू है, तो ये सारी चीजें हैं हमारे फ्लोटेशन मेथड्स में, तो इनको एक बार जरूर देखना है, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक। और ट्रेडिंग प्रोसीजर है एक, ट्रेडिंग प्रोसीजर में व्हाट इज द डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी क्या है, डीम्यूचुअलाइजेशन क्या है, डीमेटेरियलाइजेशन क्या है, इसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये 1 मार्क में आई एम 100% श्योर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक। 1 to 3 मार्क्स दोनों में से किसी में मिला के आ जाएगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपकी बनती है सेबी, जो किसी हालत में छूटनी नहीं चाहिए, ठीक। ये है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। और नेक्स्ट हमारा आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमारा है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, 4 हमारे हैं, और उनमें से जो सबसे अलग चीज पड़ती है वो ये है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, और चैनल्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स जितने सिंपल हैं उतने ही बच्चों का क्वेश्चन इसमें गलत हो जाता है। चैनल्स बहुत सिंपल हैं बेटा, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। कौन से होते हैं, अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कोई नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग है, तो वो 0 चैनल। कोई एक बीच में है होलसेलर, तो वो 1 लेवल चैनल। अगर कोई 2 बीच में है तो 2 लेवल चैनल। ये इतना सिंपल है, लेकिन बच्चे इसी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। उसी तरह से ये वाला जो कंपोनेंट्स ऑफ प्लेस मिक्स है ये भी बहुत सिंपल है। इनमें से सिर्फ 1 या 2 मुश्किल है, ऑर्डर प्रोसेसिंग और वो भी मुश्किल नहीं है, लेकिन भूल सकते हो आप। ऑर्डर प्रोसेसिंग है और बाकी सब तो बिल्कुल सिंपल है, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ये तो आपके टिप्स पे रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्लेस मिक्स का। और एक और चीज जो बन जाती है फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस, प्राइस फिक्सेशन, तो ये हम करेंगे एलिमेंट्स, फैक्टर्स, एलिमेंट्स कर लेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस फिक्सेशन कर लेंगे, और साथ में हम करेंगे प्लेस मिक्स के चैनल्स, जो बिल्कुल सिंपल अभी बताए, 0, 1, 2 लेवल चैनल्स, और दूसरा कंपोनेंट्स जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सिंपल सी बात, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में राइट्स हैं कंज्यूमर्स के, बिल्कुल सिंपल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बिल्कुल सिंपल, पर फिर भी इसमें से क्वेश्चन कई बार मैंने 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स तक के देखे, कि आपको ये देखना है कि एक कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर ऐसे ऐसे उसने काम किया, उसने क्या गलती की, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने फुलफिल नहीं की, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और या उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुई तो उसका कौन सा राइट था जो उसको नहीं मिला, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो आपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है, जो बहुत सिंपल है, ठीक। और उसके साथ साथ है हमारे वहां पे 3 टियर रिड्रेसल एजेंसीज, जो रिड्रेसल एजेंसीज हैं हमारी 3 वहां पे, उनको करना है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी उन्होंने उसमें सिंपल क्वेश्चंस दे दिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, हु इज अ कंज्यूमर, हु इज नॉट अ कंज्यूमर, व्हाट इज द टाइम पीरियड इन विच अ केस कैन बी फाइल्ड, वो सिंपल है। अगर टेस्टिंग है तो इतना टाइम है, अगर टेस्टिंग नहीं है तो इतना टाइम है, वो सब बस आप एक नजर डालना। ऐसा हो सकता है क्योंकि जब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा है, अगर आपने ये सब कर लिया, then I assure you that the maximum of the these topics you will find in your papers, ठीक। ऑल द बेस्ट, स्टे काम, आराम से पूरा पेपर देखेंगे, और जब आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी एक बार, उसके बाद इन टॉपिक्स को एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, ताकि कोई भी, अगर ये सारे टॉपिक्स आपके हो जाए तो आप ये मान लेना कि आपकी काफी हद तक तैयारी हो चुकी है, ठीक है। और बाकी ये कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 100% सिलेबस नहीं है ये उस चीज के लिए है कि हाँ, अगर पूरी तैयारी के बाद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि अगर आप इन सब के आंसर दे पा रहे हो, देन डेफिनेटली यू आर एबल टू गेट द आंसर्स ऑफ ईच एंड एवरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक। सो all the best, God bless you all, and I wish you a great success in the exam.